तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा जो कि एक टाइप का लंग डिसऑर्डर है, उसके पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम एम्फाइसीमा के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेफिनेशन है एम्फाइसीमा का, इट इज द परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एयर स्पेस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ डायलेटेड एयर स्पेस। यानी कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होता है ब्रोंकस में, ब्रोंकाई बोल सकते हैं हम, जिसमें प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं। उसके बाद वो डिवाइड होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, उसके बाद एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सैक और एल्वियोलार। तो ये फॉर्मेट में जो है वो एयर जाता है कैसा, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सैक और एल्वियोलार। तो जब भी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद डिस्टिल टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स खत्म होने के बाद एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सैक या फिर एल्वियोलार, इसमें से किसी में भी जब डायलेटेशन होगा यानी कि जो वेसल्स, जो उसके पाथ होते हैं वो डायलेट हो जाएंगे, उनकी इलास्टिसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एम्फाइजीमा। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एम्फाइजीमा। तो परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एयर स्पेस, जो एयर पाथवे है उसका परमानेंट डायलेटेशन हो जाना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद, डिस्टिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ डायलेटेड एयर स्पेस। डिस्ट्रक्शन होना यानी कि क्या होना, तो उसका जो इलास्टिक नेचर है, जैसे कि एयर लंग्स में जाता है तो जाने के बाद क्या करता है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सैक, एल्वियोलार तक जाता है। उसके बाद क्या होता है, वहां पे एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन होने के बाद जब एयर को एक्सपेल किया जाता है या फिर एक्सहेल किया जाता है तो जो होता है वो एल्वियोलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो पाथ में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का जो पाथ होता है, उसके बाद जो ये इलास्टिक नेचर होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि जो इलास्टिक मसल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जो पाथ होगा वो डायलेट हो जाएगा, इलास्टिक नेचर वहां पे नहीं बचेगा। तो वो कंडीशन अगर आता है तो हम उसे कहेंगे एम्फाइजीमा। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एयर स्पेस डिस्टिल टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद, जिसे हम कहते हैं एसिनाल। क्या कहते हैं, एसिनस या फिर एसिनाल कहते हैं। तो उसके बाद जब डिस्ट्रक्शन होता है वॉल्स का तो हम उस कंडीशन को कहते हैं एम्फाइजीमा। दूसरा चीज क्लासिफिकेशन देखेंगे एम्फाइजीमा का। तो क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक तो अकॉर्डिंग टू एसिनस इन्वॉल्वमेंट, यानी कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ कहाँ पे एम्फाइजीमा का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। डिस्टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ कहाँ पे हुआ है, वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में हुआ है, वो एल्वियोलार डक्ट में हुआ है, वो एल्वियोलाई में हुआ है, वो सारे जगह पे स्प्रेड हुआ है। उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो उस हिसाब से 5 क्लासिफिकेशन बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू एसिनस इन्वॉल्वमेंट। तो उसमें आएगा सेंट्री एसिनल एम्फाइजीमा, पैन एसिनल एम्फाइजीमा, पैरासेप्टल एम्फाइजीमा, इर्रेगुलर एम्फाइजीमा और मिक्स्ड एम्फाइजीमा। तो इस तरह से इसके 5 क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, सेंट्री एसिनल एम्फाइजीमा, पैन एसिनल एम्फाइजीमा, पैरासेप्टल एम्फाइजीमा और इर्रेगुलर एम्फाइजीमा और मिक्स्ड एम्फाइजीमा। तो इस तरह से एसिनस के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से 5 टाइप्स बताए हैं एम्फाइजीमा के। इसके बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे। दूसरा, एम्फाइजीमा का क्लासिफिकेशन जो बताया है वो बताया है ओवर इन्फ्लामेशन के वजह से। तो ओवर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है,
तो ओवर इन्फ्लेशन का मतलब होता है डायलेटेशन तो होता है एयर स्पेस का, डायलेटेशन तो होता है एयर स्पेस का, लेकिन उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। यानी कि जो एयर स्पेस होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इलास्टिक नेचर है वो खत्म नहीं होता। किसी भी दूसरे कारण की वजह से अगर एयर स्पेस डायलेट हो जाते हैं लेकिन उसका इलास्टिक नेचर जो है वो खत्म नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ओवर इन्फ्लेशन। उसके हिसाब से 5 टाइप बताए गए हैं, जिसमें कि कैसा है कि हमें जब देखेंगे तो हमको ऐसा पता चलेगा कि ये एम्फाइसीमा जैसा है, लेकिन वो उसके वॉल्स जो है वो इतने खराब नहीं रहते हैं, उसका इलास्टिक नेचर डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन वो दिखते हैं हमें एम्फाइसीमा के जैसा, लूज एम्फाइसीमा जैसा पिक्चर देखने मिलता है। तो उसके 5 टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहला कॉम्पेंसेटरी ओवर इन्फ्लेशन, दूसरा सिनाइल ओवर इन्फ्लेशन, तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन, चौथा यूनिलैटरल ट्रांसल्यूसेंट लंग और पांचवा इंटरस्टिशियल एम्फाइजीमा। तो ये जो टाइप्स बताए गए हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो किया है वो 2 टाइप के हिसाब से किया है। एक तो अकॉर्डिंग टू एसिनस इन्वॉल्व, उसमें आएगा सेंट्री एसिनल एम्फाइजीमा, पैन एसिनल एम्फाइजीमा, पैरासेप्टल एम्फाइजीमा, इर्रेगुलर एम्फाइजीमा और मिक्स्ड एम्फाइजीमा। दूसरा आएगा ओवर इन्फ्लेशन यानी कि लूज एम्फाइजीमा हम बोलेंगे, जिसमें कि वॉल्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं लेकिन डिस्ट्रक्शन नहीं होता इलास्टिक मसल का। तो उसके हिसाब से 5 टाइप बताए हैं, कॉम्पेंसेटरी ओवर इन्फ्लेशन, सिनाइल ओवर इन्फ्लेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन, यूनिलैटरल ट्रांसल्यूसेंट लंग और इंटरस्टिशियल एम्फाइजीमा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। अभी हमने एम्फाइसीमा का मतलब तो समझ लिया कि डायलेटेशन होगा एयर स्पेस का, इलास्टिक नेचर जो होगा मसल का वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये होता कैसे है? तो ये होता कैसे है उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इटियोपैथोजेनेसिस। तो इसका इटियोपैथोजेनेसिस कैसा है? तो सबसे पहला जो भी स्मोक करते हैं, मेन रीजन जो होता है एम्फाइजीमा का, सबसे मेन रीजन है वो है स्मोकिंग। क्या है? स्मोकिंग। जो स्मोक करते हैं, जो टोबैको का इंटेक रखते हैं, या फिर जो इरिटेंट गैसेस, कोई ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे थोड़े से पॉइजनस हार्मफुल गैसेस हो, या फिर जैसे एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं हो, जहाँ पे इरिटेंट गैसेस होते हैं, ऐसे जगह पे एम्फाइजीमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और सबसे मेन कॉज होता है इसका स्मोकिंग। तो इसमें क्या होता है? तो स्मोकिंग करने की वजह से क्या होता है, या फिर टोबैको या इरिटेंट गैस की वजह से क्या होगा? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डेवलप होंगे। मतलब ये जो गैसेस होते हैं इसके अंदर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और उसके साथ एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि अपने बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा। ऑक्सीजन के साथ मिलके कोई इरिटेंट या पॉल्यूटेंट जो गैस होते हैं वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो कि बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अभी ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जब भी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में कौन है? सोल्जर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सोल्जर्स में कौन होते हैं? एक तो मैक्रोफेजेस है और दूसरा है न्यूट्रोफिल्स। तो जहां पे भी इरिटेशन हुआ, जहां पे भी बॉडी को लगा कि कुछ तो हार्म होने वाला है बॉडी को, वहां पे दोनों सोल्जर्स चले जाते हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? इसमें से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं जो कि है प्रोटीएज और इलास्टेज। प्रोटीएज और इलास्टेज, ये 2 साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन करते हैं वॉल का, और जो डेवलप करता है एम्फाइजीमा को। वो जो लंग के पैरेन्काइमा है उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसकी वजह से डायलेटेड एयर स्पेस देखने मिलता है और उसे कहते हैं एम्फाइजीमा।
तो इसका इडियोपैथोजेनेसिस में सबसे मेन रीजन जो होता है वो है स्मोकिंग। टोबैको चूइंग या इरिटेंट गैस जो होता है वहां पे ज्यादा टाइम तक रहना, तो उसके वजह से क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डेवलप होते हैं जो कि कंपाउंड होता है हार्मफुल गैसेस का और ऑक्सीजन का। जब भी ऐसा कुछ खतरा दिखता है बॉडी में तो बॉडी क्या करता है, अपने सोल्जर्स को एक्टिवेट करता है जो है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स बढ़ने की वजह से वहां पे क्या होते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं जो कि है प्रोटीएज और इलास्टेज। प्रोटीएज और इलास्टेज क्या करते हैं, तो जो लंग पेरेन्काइमा होता है, जो लंग्स के मसल्स में जो पेरेन्काइमा होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनका इलास्टिक नेचर खत्म कर देते हैं, जिसके वजह से क्या है, एम्फाइसीमा में देखने को मिलता है। अभी इडियोपैथोजेनेसिस में सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं आता, तो दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये एंटीट्रिप्सिन अल्फा 1 एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अगर बॉडी में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसी भी कंडीशन में कम हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है, तो क्या होता है, एम्फाइसीमा हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता क्या है। तो ये एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि क्रोमोसोम में, लॉन्ग आर्म क्रोमोसोम होता है उसमें 15th नंबर पे ये प्रेजेंट होता है। पहली बात कि ये एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है जो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 15 पे प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये बनता कहाँ पे, तो इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, लीवर में बना रहता है और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सर्कुलेटिंग ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में और मैक्रोफेजेस में। इतने सारे जगह पे ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये सिंथेसाइज होता है लीवर में और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरे ब्लड में, फ्लूइड में और मैक्रोफेजेस में। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है टू इनहिबिट प्रोटीएज, टू इनहिबिट प्रोटीएज। अभी प्रोटीएज क्या है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक टाइप का साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स है जिसका काम क्या होता है, डाइजेस्ट लंग पेरेन्काइमा, जो लंग का पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करना, जो लंग्स का इलास्टिक नेचर होता है उसको डिस्ट्रॉय करना। तो उसकी वजह से क्या होता है, एम्फाइसीमा देखने मिलता है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ये इनहिबिट करता है प्रोटीएज, प्रोटीएज को किल करता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमें जो लंग पेरेन्काइमा है वो सेफ रहते हैं और एम्फाइसीमा हमें नहीं देखने मिलता है। तो जब भी स्मोकिंग हो, उसके अलावा अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, उसकी अगर डेफिशिएंसी बॉडी में होगी तो भी हमें एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ऑन लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 15 जो कि सिंथेसाइज किया जाता है लीवर में और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरे बॉडी में, यानी कि सर्कुलेटिंग जो ब्लड होगा उधर, फ्लूइड, मैक्रोफेजेस में, जिसका फंक्शन क्या होता है, टू इनहिबिट प्रोटीएज, प्रोटीएज को इनहिबिट करना। उस तरह से अगर हम देखेंगे तो एक और पैथोजेनेसिस हमारे सामने हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहला चीज तो हमने देखा कि स्मोकिंग करने की वजह से न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहा है, न्यूट्रोफिल्स की वजह से प्रोटीएज बढ़ रहा है, प्रोटीएज की वजह से एम्फाइसीमा हो रहा है। दूसरा चीज हमने देखा, अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का डेफिशिएंसी होगा तो भी हमें एम्फाइसीमा देखने मिलेगा। अगर हम इसको ग्रुप करके देखेंगे तो कैसा हमें स्ट्रक्चर देखने मिलेगा या कैसा हमें पैथोजेनेसिस देखने मिलेगा। तो सबसे पहला जो मेन रीजन होता है वो है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग अगर कोई करता है, स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उसकी वजह से दो चीज देखने मिलता है। सबसे पहला, इनहिबिशन ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इनहिबिशन ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और इंक्रीज्ड इंफ्लेमेटरी सेल रिक्रूटमेंट,
दो चीज होता है, स्मोकिंग अगर करोगे तो स्मोकिंग के गैस की वजह से क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन खत्म होते जाता है बॉडी में। और दूसरा चीज, अगर हार्मफुल गैसेस आती है तो इंक्रीज होता है इन्फ्लामेटरी सेल रिक्रूटमेंट, यानी कि इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं इन्फ्लामेशन को, जिसे हम सोल्जर्स कहते हैं, वो बढ़ने लगते हैं वहां पे। तो ये दो चीज होता है। इनहिबिशन ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के वजह से क्या होता है, तो उसके वजह से हमें क्या देखने मिलता है, डिक्रीज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, डिक्रीज यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का काम क्या है, इनहिबिट प्रोटीएस, प्रोटीएस को इनहिबिट करना, यानी कि अभी ये डिस्ट्रॉय हो गया तो प्रोटीएस बढ़ते जाएगा। हाँ, तो एंटी प्रोटीएस जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होते जाएगा और प्रोटीएस क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा। जब प्रोटीएस बढ़ते जाएगा तो वो क्या करेगा, लंग पैरेन्काइमा को डैमेज करेगा, यानी कि इलास्टिक डैमेज करेगा, और वो होगा एम्फाइजीमा। वहां पे हमें एम्फाइजीमा देखने मिलेगा। उसी तरह जैसे स्मोकिंग अगर हो रहा है उसकी वजह से इनहिबिशन ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है, तो उसी तरह से इन्फ्लामेटरी सेल रिक्रूटमेंट बढ़ता है। जब भी इन्फ्लामेटरी सेल्स इक्विपमेंट बढ़ता है तो वहाँ न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रोटीएज इंक्रीज होता है, और प्रोटीएज का काम क्या है, इलास्टिक डैमेज का, और उसके वजह से एम्फाइजीमा हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया उसका इडियोपैथोजेनेसिस। क्या कि स्मोकिंग जो मेन कारण है उसकी वजह से इनहिबिशन ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है, जिसकी वजह से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कम होने लगता है, जिसकी वजह से एंटी प्रोटीएज जो फंक्शन है वो कम होने लगते हैं, इलास्टिक डैमेज होने लगता है, एम्फाइजीमा दिखता है। दूसरी तरीके से आएंगे तो स्मोकिंग की वजह से इन्फ्लामेटरी सेल्स रिक्रूटमेंट बढ़ने लगते हैं, न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस बढ़ने लगते हैं, प्रोटीएज बढ़ने लगता है जो जाके इलास्टिक डैमेज करता है, और एम्फाइजीमा जो होता है वो डेवलप होता है बॉडी में। तो ये सब चीजें हमने एम्फाइजीमा के बारे में पढ़ा है। अभी हम देखेंगे कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने मिलते हैं। तो ये कोई एक दिन में तो बढ़ता नहीं है, एम्फाइजीमा कोई एक दिन में नहीं होता। तो इसमें सबसे पहला चीज देखने मिलता है स्लो इंक्रीजिंग डिस्निया। स्लो इंक्रीजिंग डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होना स्टार्ट होता है। दूसरा, डिस्ट्रेस विथ यूज ऑफ एसेसरी मसल, जो पेशेंट होता है वो थक जाता है, वीकनेस आ जाता है, फटीग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रेस्पिरेशन बढ़ने लगता है और एसेसरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। इंटरकोस्टल मसल्स है जो हमारे एसेसरी मसल्स है, उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगता है, उसकी वजह से पेशेंट फटीग हो जाता है, वीक हो जाता है, डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। तीसरा, चेस्ट इज बैरल शेप। तो बैरल शेप का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हमने अगर कभी देखे होंगे तो पिक्चर्स में ऐसा दिखाते हैं कि बैरल्स होते थे जिसमें हम लोग सामान, फ्लूइड या कुछ ऐसा चीजें रखते थे, जो कि कुछ इस तरीके से होता था, जिसमें बीच का पार्ट जो होता था वो काफी ज्यादा ब्रॉड होता था, और बाजू के जो ऊपर और नीचे के साइड्स होते थे वो नैरो होते थे। तो इसको हम बैरल या कंटेनर ऐसा कहते थे। तो जो चेस्ट होता है, अगर हम साइड से देखेंगे, अगर हम साइड व्यू से देखेंगे, तो अगर ये आदमी है तो इसका चेस्ट जो है वो बैरल शेप देखने को मिलेगा हमें। कैसा? बैरल शेप देखने को मिलेगा। तो चेस्ट है वो बैरल शेप देखने मिलेगा। चौथा, कफ ऑकर लेट। इसमें जो कफ होता है, कफिंग होता है, वो काफी लेट पता चलता है, कफिंग जो सिम्टम है वो लेट आते हैं। इसके बाद पांचवा, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो बढ़ने लगता है, मतलब रिकरेंटली पेशेंट को सर्दी, जुकाम, सोर थ्रोट, ऐसे सब सांस लेने में परेशानी, ये सब चीजें देखने को मिलती है। और इसको कहा जाता है पिंक पफर। क्या कहा जाता है? पिंक पफर। तो इसमें क्या होता है, पिंक पफर में पेशेंट थीन हो जाता है, टैकेप्निक हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज होने लगता है, लेकिन ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल हो जाता है।
ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो होता है वो फुल होता है, लेकिन पेशेंट टैकेप्निक हो जाता है, थिन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट एकदम रेडिश या पिंकिश कलर का दिखने लगता है, तो इसे कहते हैं पिंक पफर। एम्फाइजीमा को पिंक पफर भी कहा जाता है। उसके बाद हमें उसमें देखने मिलता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर विथ हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर कैसे देखने मिलता है? तो जैसे कि हमें पता है कि जो लंग्स है, लंग्स में से अगर हम ये हार्ट देखेंगे तो हार्ट में से जो राइट साइड के वेंट्रिकल से, जो राइट साइड के वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स में, कहा जाती है? यहां से जाता है लंग्स में। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सा? CO2 वाला जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में, और लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद वो लेफ्ट साइड के एट्रियम में आता है। लेकिन लंग्स में किसी तरह का प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, राइट साइड का जो वेंट्रिकल है उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपरट्रॉफी देखने मिलती है, और हम कह सकते हैं कि राइट साइडेड फेलियर देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि लंग्स में किसी तरह का प्रॉब्लम है, उसके वजह से यहाँ हार्ट में जो राइट साइड का चेंबर है वो इन्फेक्टेड होता है, और हमें फेलियर देखने मिलता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर विथ हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर। हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब होता है इंक्रीज इन CO2, ब्लड में CO2 का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी फेलियर देखने मिलता है, और उसके साथ साथ राइट साइडेड हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। और लास्ट में एक्सरे चेस्ट जो है वो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखाते हैं। एक्सरे चेस्ट क्या करते हैं? हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखाते हैं। अगर आप लंग्स देखोगे चेस्ट एक्सरे में तो वो साइज में बड़े दिखेंगे, उसके साथ साथ पूरी तरह से ब्लैकिश दिखेंगे वो, यानी कि उसमें हाइपर इन्फ्लेटेड वो स्ट्रक्चर कहा जाता है जिसमें फुल ब्लैकिश लंग देखने को मिलता है। तो एम्फाइजीमा में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, बेसिकली रिवाइज करेंगे। सबसे पहला चीज हमने पढ़ा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? इट इज द परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एयर स्पेस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ डायलेटेड एयर स्पेस। दूसरा क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया है अकॉर्डिंग टू एसिनस इन्वॉल्व। तो उसके हिसाब से है सेंट्री एसिनल एम्फाइजीमा, पैन एसिनल एम्फाइजीमा, पैरासेप्टल एम्फाइजीमा, इरेगुलर एम्फाइजीमा एंड मिक्स्ड एम्फाइजीमा। दूसरा ओवर इन्फ्लेशन की वजह से जो होता है वो होता है कॉम्पेंसेटरी ओवर इन्फ्लेशन, सिनाइल ओवर इन्फ्लेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन, यूनिलैटरल ट्रांसल्यूसेंट लंग, इंटरस्टिशियल एम्फाइजीमा। अगर इसका एटियोपैथोजेनेसिस देखेंगे तो कुछ इस तरह से कि स्मोकिंग, टोबैको या फिर इरिटेंट गैसेस के वजह से क्या होता है, दो चीज होता है, इनहिबिशन ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और इंक्रीज्ड इन्फ्लामेटरी सेल रिक्रूटमेंट। एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इनहिबिट होने की वजह से उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी होने की वजह से उसका जो एंटी प्रोटीएज फंक्शन होगा वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से इलास्टिक डैमेज होगा लंग पैरेन्काइमा का और एम्फाइजीमा देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर इन्फ्लामेटरी सेल रिक्रूटमेंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, प्रोटीएज को इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से इलास्टिक डैमेज होगा और एम्फाइजीमा देखने मिलेगा। और क्लिनिकल फीचर्स में क्या मिलेगा, स्लोली इंक्रीजिंग डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो होगा वो स्लोली राइज होगा, डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा पेशेंट, फटीग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रेस्पिरेट एसेसरी मसल्स जो है वो भी रेस्पिरेशन में काम करना स्टार्ट करेगा। चेस्ट जो होगा वो बैरल शेप देखने मिलेगा, कफ जो होगा वो लेट प्रेजेंट करेगा इस डिजीज में, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देखने मिलेंगे। इस कंडीशन में पेशेंट को पिंक पफर कहा जाता है। उसके अंदर राइट साइडेड हार्ट फेलियर दिखने मिलेगा विथ हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड देखने मिलेगा, और एक्सरे चेस्ट अगर देखेंगे तो उसमें हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स देखने मिलेंगे।